Hello, friends. So we have completed the judiciary part. Let's come to the election part. एंड इलेक्शन पार्ट में हम एंटी डिफेक्शन लॉ जो है पहला टॉपिक है। तो अब हम अगर आपको बताएं तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस जो अभी PT 365 की करंटली आई है तो उसमें हमने देखा स्पीकर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का गलत यूज़ कर रहे हैं। स्पीकर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको डिफेक्ट कर रहे हैं, जो पर्सन है, जो भी एमएलएज हैं उनको निकाल तो रहे हैं, बट उनका एमएलएज का स्टेटस भी छीन ले रहे हैं बिकॉज उनको पेंशन डिनाइट करवा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये हमने देखा। तो नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ, हाउ डिफेक्शंस विल हैपन, व्हाट इज़ डिफेक्शन, नेशनल पार्टी स्टेटस क्या होता है, स्पीकर को क्या पावर है, एंड कौन सा केस में स्पीकर का जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है, कौन सी पार्टी एप्लीकेबल नहीं है, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ में एक्सेप्शंस है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ओके। तो एंटी डिफेक्शन लॉ अभी ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज पॉलिटिकल क्राइसिस आया महाराष्ट्र में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्कशन बढ़ा कि हमारे जो एमएलएज हैं वो इलेक्टिंग एमएलएज हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, वो पार्टी को स्विच क्यों कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन हुए। अब सबसे पहले व्हाट इज़ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है हॉर्स ट्रेडिंग। डिफेक्शन का अलग दूसरा वर्ड जो होता है दैट इज़ हॉर्स ट्रेडिंग, भी उसे बोलते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि कोई भी पार्टी का मेंबर, लेट से आज हम ए पार्टी के मेंबर हैं, कल हम बी पार्टी के आज हम ए पार्टी के मेंबर हैं और ए पार्टी को छोड़ के हमने अपनी बी पार्टी को दूसरी पार्टी बी को ज्वाइन कर लिया, तो वो पर्सन जो है डिफेक्शन, वो पर्सन को डिफेक्टेड कहा जाएगा और उसके खिलाफ जो है एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स होंगी। ओके। तो डिफेक्शन क्या होता है, सिंपल फ्लोर क्रॉसिंग बाय अ मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी टू द अदर। ठीक है, तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाके ज्वाइन करना, उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो डिसक्वालिफिकेशन बताता है एमएलएज का, जो मान लीजिए आज ए पार्टी से इलेक्ट हुए हैं बट वॉलेंटरली उन्होंने बी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो उस वो पर्सन क्या होगा, डिफेक्टेड होगा और एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। ये इंक्लूड किया गया है 10 शेड्यूल में। ठीक है, 10 शेड्यूल आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 12 शेड्यूल होते हैं, उसमें से 10वां शेड्यूल में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को इंक्लूड कर दिया गया है बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इट इज रिलेटेड टू व्हाट, द एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये जनरली इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे आया था और आर वेंकट रमन जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, बिकॉज क्या होता है कि कभी कभार वन वर्ड 3 स्टेटमेंट में से एक आध वर्ड ऐसा भी आ सकता है, तो इसलिए राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे आया था और वेंकट रमन जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे। ओके। कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग हो रहा है तो वो क्वेश्चन वो जो है स्पीकर डिसाइड करेगा, और स्पीकर ही एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं अंडर द 10th शेड्यूल। ओके, तो स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी विच डिसाइड। बट स्पीकर को भी किहोतो होलोहन केस में बोला है कि स्पीकर का डिसीजंस भी क्या होगा, हमारा जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेबल है। अब ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। तो ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन तीनों मेंबर, आपको पता है इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की बात करें, अगर कोई मेंबर्स जो है, मान लीजिए पार्टी ए से सेलेक्ट हुआ बट उसने अपना डिसीजन जो है बिना डिस्कशन किए पार्टी ए से पहले ही बोल दिया कि हम तो इस पार्टी में इसके साथ नहीं है, उनका अलग वोट्स मतलब पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दिया, तो वो मेंबर जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड सच एक्ट हैज़ नॉट बीन कंडोन बाय द पार्टी विद इन 15 डेज। नॉमिनेटेड मेंबर को 6 महीने दिए जाते हैं कि भैया आप नॉमिनेटेड हो, आपको अगर ज्वाइन करना है तो 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर लो। और अगर वो 6 मंथ के अंदर नहीं ज्वाइन किया और बाद 6 मंथ बीतने के बाद, 6 मंथ खत्म होने के बाद बोलता है कि मुझे अब पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन करनी है, तो वो भी हमारा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंडिपेंडेंट मेंबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, कभी भी ज्वाइन करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, तो सबके लिए जो है ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन दिया है कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी मेंबर वोट करता है पार्टी के अगेंस्ट, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। दूसरी चीज़, नॉमिनेटेड मेंबर जो है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्सपायरी हो जाती है 6 मंथ की, उसके बाद ज्वाइन करता है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। और इंडिपेंडेंट मेंबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। दैट इज ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। एक्सेप्शंस की अगर बात करें तो 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो कोई भी, ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमको ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी पार्टी का अगर मर्ज हो रहा है, कोई भी पार्टी मर्ज हो रही है और एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो है उस मर्जिंग के फेवर में है, तो वो जो है डिफेक्शन में नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी एमएलए या एमपी डिस्क्वालीफाइड डिफेक्टेड नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर कोई पर्सन इलेक्ट हुआ है एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन राज्यसभा का, और फिर वो पार्टी से अपनी रिजाइन कर देता है और फिर से वो अपनी पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसको भी एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है,
तो these are the two exceptions related to ND defection law. ओके, नाउ लेट्स कम टू नेशनल पार्टी स्टेटस. तो पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी कब दिया जाता है, स्टेटस कब मिलता है? तो पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस तब मिलता है जब वो 4 से ज़्यादा स्टेट में रिकग्नाइज्ड हो कि हाँ हम स्टेट पार्टी है, तब उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलेगा. दूसरी चीज़, अगर वो कैंडिडेट जो है पोल किया हो इलेक्शन, एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स जो है 4 से ज़्यादा स्टेट में लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में उसने जीता हो तब, और एटलीस्ट 4 MPs जो है लास्ट लोकसभा पोल्स में हो. अगर वो 2% टोटल सीट्स लोकसभा में जीता हो 3 स्टेट से, तो उसको भी नेशनल पार्टी स्टेटस बोलते हैं. और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी करंटली अगर बात करें तो करंटली 8 नेशनल पार्टी स्टेटस है, मतलब 8 पार्टीज़ हैं जिनको नेशनल पार्टी स्टेटस मिला है. तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी नेशनल पार्टी कहलाएगी. तो दिस इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ. आई होप इट इज़ क्लियर. इसमें आपको 4-5 चीज़ें, पहला एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, दैट इज़ 52nd. किस गवर्नमेंट के टाइम पे? राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, आर वेंकट रमन प्रेसिडेंट थे हमारे. एंटी डिफेक्शन लॉ जो है किस पे एप्लीकेबल होता है? जो मेंबर जो है फ्लोट क्रॉसिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं उनके पे, ठीक है. और इंडिपेंडेंट मेंबर जो है अगर 6 मंथ इंडिपेंडेंट मेंबर जो है अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा. नॉमिनेटेड मेंबर को 6 मंथ दिया जाता है और 6 मंथ के बाद अगर ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा. और कोई भी मेंबर अगर जो इलेक्टेड मेंबर है वो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वोट करते हैं तो वो भी वो होगा, ठीक है. डायरेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी ने दिया उसके अगेंस्ट वोट करते हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे. और पूरी अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी हमारी स्पीकर को दी गई है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो भी सारे रूल्स वगैरह देखते हैं. और दूसरी चीज़ की हो तो होलोहन केस में जुडिशियल रिव्यू भी एप्लीकेबल है. एक्सेप्शंस क्या क्या है? 2 एक्सेप्शंस है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट डिफेक्शन. नाउ लेट्स कम टू द साइमल्टेनियस इलेक्शन. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है 2019 के बाद ही, जब तो इसमें इसलिए चल रहा है बिकॉज साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है अभी सब बोल रहे हैं कि हमको साइमल्टेनियस इलेक्शन होल्ड करना चाहिए, असेंबली और पार्लियामेंट्री का दोनों का. अब साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करें तो इंडियन इलेक्शन साइकिल में जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है और लोकसभा का जो इलेक्शन है वो हम एक साथ रख के इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मान लीजिए आज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रही है तो हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी और लोकसभा का भी एक ही साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाए ऑन द सेम डे. साइमल्टेनियस इलेक्शन में ये डिफरेंस करिएगा कि वोटिंग पूरे कंट्री में एक ही दिन नहीं होगी, ठीक है. वोटिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोनों के लिए, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के लिए, दोनों के लिए एक ही दिन होगी, बट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगी, ठीक है. उसके बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके बाद तीसरी. तो इलेक्शन जो है चलेगा 1 मंथ 2 मंथ जितना भी चलता है, बट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम डे पे दोनों का इलेक्शन होगा. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन इसको बोलते हैं. ओके, बट ये जो है फेज वाइज मैनर में कंडक्ट करवाएगा और पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो वोटर्स जो है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो दोनों स्टेट असेंबली और लोकसभा के लिए सेम डे पे वोट करेंगे. अगर हम बात करें तो जब तक हमारी पहले हमारी एक करंट गवर्नमेंट थी 1967 तक, तब तक हम साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉलो करते थे. बट उसके बाद जो है डिसोल्यूशन हुआ, लोकसभा डिसॉल्व हुई, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट कभी भी लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं. तो 1968-1969 के बाद हम कोई भी साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉलो नहीं करें. अब साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो आइडिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था 1983 में, और बहुत सारी कमीशंस जो है उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि हमको साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉलो करना चाहिए, जैसे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग और दिनेश गोस्वामी कमेटी. वेरी इंपॉर्टेंट, दिनेश गोस्वामी कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने बोला है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होल्ड करना चाहिए. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू साइमल्टेनियस इलेक्शंस की अगर बात करें तो आर्टिकल 83 की बात करें तो लोकसभा जो है उनका नॉर्मल टर्म्स 5 ईयर होता है जब वो अपॉइंट होते हैं. आर्टिकल 85 ये बोलता है कि हमारे प्रेसिडेंट जी जो है वो कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट. 172 आर्टिकल की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं कि उनका टर्म 5 ईयर्स होता है. और आर्टिकल 174 की बात करें तो गवर्नर जो है वो कभी भी हमारे स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट. ओके, सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन. नाउ लेट्स कम टू डिलिमिटेशन कमीशन. वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन आया है डिलिमिटेशन कमीशन पर यूपीएससी में. तो डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन जनरली किस लिए सेटअप की जाती है? वो हमारी बाउंड्री जो है रीडिफाइन करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और रीड्रॉ करने के लिए जो है सेटअप की जाती है आफ्टर एवरी जैसे ही इलेक्शन हमारा मतलब आफ्टर एवरी सेंसस के बाद हमारा जो है डिलिमिटेशन कमीशन स्टेब्लिश की जाती है. अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है कि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है. ओके, तो मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखें तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो
वो सेटअप हुई थी March 6, 2020 को जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर की आप बाउंड्री को रीड्रॉ करिए और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। और ये कमीशन ने प्रपोज किया कि यूटी में नंबर ऑफ सीट्स जो है पहले 83 थी, अब 90 हो जाएंगी। ओके, तो दिस इज डिलिमिटेशन कमीशन। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, व्हाट इज दिस। तो डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करें तो पार्लियामेंट हर बार सेंसस के बाद, जैसे ही सेंसस कंप्लीट होता है उसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट पास करती है जो कि डिलिमिटेशन कमीशन को स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अब डिलिमिटेशन कमीशन जो है अंडर आर्टिकल 82 की बात करें तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। याद रखिएगा, डिलिमिटेशन कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 82। डिलिमिटेशन अभी तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूट की गई है, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। 2002 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उन्होंने बोल दिया कि अभी डिलिमिटेशन जो है अब 2026 तक नहीं होगा। डिलिमिटेशन जो है हमारे बाउंड्रीज का, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी फिक्स कर दी टिल 2026 तक। तो मतलब 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगा। अब जो 2026 के बाद हमारा सेंसस कंडक्ट होगा उसके बाद हमारा डिलिमिटेशन किया जाएगा। अंडर आर्टिकल 170 अगर बात करें तो स्टेट्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। अपॉइंटमेंट डिलिमिटेशन कमीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अपॉइंट कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन कौन बनाता है, पार्लियामेंट बाय लॉ बनाती है। कंपोजिशन की बात करें तो 3 मेंबर होते हैं, एक सर्विंग जज या फिर रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कि चेयरपर्सन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ऑफ कंसर्न स्टेट और यूटी। फंक्शन की बात करें तो इनका ऑब्वियसली लोकसभा की बाउंड्री को रीड्रॉ करना। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है, सीट्स जो है एसटी एससी की रिजर्वेशन की वो भी यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है सीट्स भी डिसाइड करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो इसमें नहीं नोट डाउन है, तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो डिलिमिटेशन कमीशन, आई होप इट इज़ क्लियर, आपको सारी चीज़ें पता हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। नाउ लेट्स कम टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर बात करें, डिलिमिटेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो एज पर सेक्शन 8A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 प्रेसिडेंट जो है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड में। अभी अगर बात करें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है लास्ट 51 ईयर से नहीं हुई है। लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो हुई थी 2002-2008 में हुई थी, केप्ट आउट इन दिस 2001 सेंसस के हिसाब से। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2022 जो है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 4 स्टेट्स में कंडक्ट करवा सकते हैं एज वेल एज रिस्ट्रिक्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द न्यूज़ विच लाइक डिलिमिटेशन के बारे में आपको मतलब ये न्यूज़ के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है डिलिमिटेशन कमीशन क्या होती है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, किस आर्टिकल के अंदर आती है, क्या बॉडी होती है, कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल रोल, जम्मू एंड कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने अभी अनाउंस किया है कि जो भी ऑर्डनरी रेसिडेंट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, जो ऑर्डनरी रह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं कि वो वोटर लिस्ट में जो है अपना नाम फीड करवा सकें, एनलिस्ट करवा सकें इन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। पहले क्या था कि सिर्फ जब जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था कि सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट ही एलिजिबल थे वोट करने के लिए। बट उसके एब्रोगेशन के बाद आर्टिकल 35A हट गया, तो जो भी रेसिडेंट है जो रह रहे हैं ऑर्डरली लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर वो वोटर लिस्ट में आ सकते हैं। ओके, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी फ्रेश इलेक्टोरल रोल पे वर्क किया है जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। दीज आर द पॉइंट्स विच इज इंपॉर्टेंट, नॉट अदर पॉइंट्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये न्यूज़ में 2019-20 का बजट आया था तब से ये न्यूज़ में, 2017-18 का जब से बजट आया था तब से ये न्यूज़ में इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है अगर आपको आपको बॉन्ड्स तो पता होंगे ना, बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स होता है कि बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर्स जो है वो क्या करते हैं, पैसा देते हैं और बॉन्ड खरीदते हैं और उस बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो पैसा वो वापस लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड, दैट इज़ बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो सेम इलेक्टोरल बॉन्ड भी उसी तरह होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जनरली एक इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे आप ईजिली डोनेट कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रिजेंबल्स अ प्रोमिसरी नोट।
ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कोई भी पर्सन जो है, कोई भी इनकॉर्पोरेटेड, कोई भी कंपनी हमारे यहाँ इनकॉर्पोरेटेड है या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, वो बॉन्ड खरीद सकते हैं और उस बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो एनोमिनस मतलब डोनेशंस कर सकते हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेकिंग एनोनिमस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, रिसेंबल्स अ प्रोमिसरी नोट। कौन परचेस कर सकता है ये बॉन्ड, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर बॉडी जो हमारे कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है। तो याद रखिएगा, नॉट रेसिडेंट, इट इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो है हमारे बॉन्ड को परचेस कर सकते हैं। अब व्हाट आर द डिफरेंट बॉन्ड डिनोमिनेशन, 10,000, 1,000, 10,000, 1 लाख, ऐसे डिनोमिनेशन में परचेस कर सकते हैं आप फ्रॉम द SBI, जो हमारी ब्रांचेस हैं SBI की, वहाँ से। कौन परचेस कितने दिन के लिए होता है, परचेस कब कब कर सकते हो, 10 दिन के लिए अवेलेबल होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में। लाइफ स्पैन होता है विद इन 15 डेज जो है इशुएंस के, आपको रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है उस अकाउंट को रिडीमेबल करेगी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है, जो भी लास्ट इलेक्शन में 1% वोट्स जो है, लोकसभा के जो लास्ट इलेक्शन हुआ था मतलब प्रीवियस इलेक्शन में 1% वोट्स जो है सिक्योर की हो और रजिस्टर्ड हो सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, वही पॉलिटिकल पार्टी जो है एलिजिबल है डोनेशंस के लिए। कौन अनाउंस, यूनियन बजट 2017-18 में अनाउंस हुआ था। व्हाट आर द अदर फीचर्स, अदर फीचर्स की अगर बात करें तो कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल, उन पर लिमिट नहीं है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स परचेस कर सकते हैं, तो वो लिमिट नहीं है, ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स परचेस कर सकते हैं। और SBI जो है डिपॉजिट करेगा बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टी को, हैजेंट एनकैश्ड विद इन 15 डेज इनटू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने उसको 15 दिन के अंदर नहीं निकाला है तो वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, याद रखिएगा, नॉट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट विल गो टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड। अब यूनियन बजट 2017-18 में इंट्रोड्यूस किया था, जो हमने बताया, ये जनरली हमारी जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है ना, उसको क्लीन करने के लिए किया गया है। रेशनल यही है कि जो भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस है, फ्रॉडुलेंट हमारी फंडिंग होती है, वो जो है वो ना जाए, ब्लैक मनी को कव करने के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, और डोनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। एंड दिस इज ऑल अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, तो विद इन 15 डेज पॉलिटिकल पार्टी को निकालना है। 1,000, 10,000 ऐसे डिनोमिनेशन में आपको मिलेगा। 10 दिन के लिए एप्लीकेबल होता है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, वही परचेस कर सकती है ये बॉन्ड और डोनेशन कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी रिसीव कर सकती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो लास्ट इलेक्शन में 1% वोट लोकसभा में जीती हो और सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर्ड हो, उसी वही पॉलिटिकल पार्टी जो है एलिजिबल है। नाउ लेट्स कम टू इलेक्टोरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो प्रेसिडेंट ने अभी एसेंट दे दिया है इलेक्टोरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 को। अब इलेक्शन लॉज की अगर बात करें तो सॉरी, एसेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट, आपको पता है कि कोई भी एक्ट तब तक पास नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देते। तो प्रेसिडेंट एसेंट दे दिया तो मतलब वो एक्ट बन चुका है। अबाउट द एक्ट अगर बात करें तो ये जो है एक्ट, जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट है, ये हमारे कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 में कुछ अमेंडमेंट करेंगे टू इम्प्लीमेंट सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। की फीचर्स की अगर बात करें तो पहले क्या था, आपको पता है कि आधार इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अभी जो है उन्होंने बोला है कि आधार का डेटा एंड रोल, मतलब जो भी इलेक्टोरल रोल है, जिसमें भी इलेक्शन, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जो है अपना आधार ज़रूर लिंक करवाएं। ठीक है, तो अमेंडमेंट में क्या किया गया कि आधार लिंक करना ही है। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो पर्सन को बोलेगा कि आप अपना आधार लिंक करिए फॉर एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी पता करने के लिए उनका आधार लिंक कर पाएंगे। अगर पर्सन के पास नहीं है आधार, तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्टोरल रोल में नहीं होंगे, मतलब उनका नेम रोल से हट जाएगा, बट उनको एक अलग से कोई जो गवर्नमेंट बोलेगी, कोई भी अलग, जैसे पैन कार्ड हो गया, अलग हो गया, तो कोई अलग आइडेंटिटी कार्ड आपको प्रूफ देना पड़ेगा। आधार तो देना पड़ेगा। अगर आधार बाई चांस नहीं है किसी पर्सन के पास, सफिशिएंट कॉज है कि भैया नहीं है मेरे पास, तो आपको गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि आपको जो है ये डेटा भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं फॉर द आइडेंटिटी प्रूफ। तो आधार या फिर आधार के अलावा कोई और डेटा। ठीक है, ये जो है 4 क्वालिफाइंग डेट्स प्रोवाइड करते हैं कैलेंडर ईयर में, जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1। यहाँ पे पहले क्या था, एक्ट में जो हमारा एक्ट था उसमें वाइफ टर्म इंट्रोड्यूस था। वाइफ टर्म यूज़ करते थे कि जितना भी वाइफ क्या करती है आपकी, इस वाइफ का क्या मतलब चीज़ें हैं, तो वो सब भी आपको इंक्लूड करना है, इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करना है। तो अभी जो है इस एक्ट में वाइफ को हटा के स्पाउसेस रख दिया गया है। ठीक है, स्पाउसेस इन बोथ द एक्ट्स, दोनों एक्ट्स में अब स्पाउसेस जोड़ दिया गया है। एक्ट ने ये भी एक्सपैंड किया है कि जो प्रेमाइसेस आप यूज़ करते हो इलेक्शन के लिए, वो प्रेमाइसेस का पर्पस भी जो है एक्सपैंड कर दिया है।
ठीक है। तो दीज आर द सम फीचर्स, जैसे कि प्रेमाइसेस में उन्होंने बोला प्रेमाइसेस काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, स्टोरेज के लिए, वोटिंग मशीन्स के लिए, पोल रिलेटेड मटेरियल के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स इन द इलेक्शन लॉज एक्ट 2021। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 की बात करें तो इनमें डिफरेंस बस इतने से याद रखें कि 1950 इलेक्शन से पहले जो चीज़ें होती हैं उसके लिए बनाया गया, और 1951 इलेक्शन के बाद जो चीज़ें होती हैं उसके लिए। तो 1950 जो है, जैसे कि एलोकेशन ऑफ सीट, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये सब कब करते हो आप? इलेक्शन के पहले करते हो। ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स देखते हो, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल लॉज, तो इलेक्शन के पहले जो चीज़ें होती हैं दैट शुड बी कवर्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। एंड अदर थिंग्स जो इलेक्शन के बाद होती हैं और इलेक्शन होता है, उन सब चीज़ों को आरपीए एक्ट 1951 में कवर किया है, जैसे कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर ऑफेंसेस और इन कनेक्शन विद सच इलेक्शन। तो दीज आर द थिंग्स कवर्ड अंडर द आरपीए एक्ट 1951। नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में अगर बात करें तो सबसे पहले हम इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम रिमोट वोटिंग वगैरह की। तो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो आर्टिकल 324 से 329 तक आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है। उसके कुछ की फीचर्स है कि जो भी इलेक्शन होगा यूनिवर्सल एलिड फ्रेंचाइजी से होगा। ठीक है। मतलब पर्सन कर सकते हैं वोट। जो भी सिटीजन वो 18 साल से कम है, वो मतलब जो भी सिटीजन 18 साल से कम है वो वोट नहीं कर सकता। जब भी आप 18 साल अटेन हो कर लेते हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ वोटर इन इलेक्टोरल रोल। उसके बाद आप वोटिंग कर सकते हो और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। दूसरी चीज़ बोला है कि जो भी प्रोविजंस है सीट्स के रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में वो भी दिए गए हैं। 84 सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट के लिए हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है आर डिलिमिटेड विद द हेल्प ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, जो हमने देख लिया डिलिमिटेशन कमीशन। एरिया और बाउंड्री जो है 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया है। वोटिंग जो होगा हमारा इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम फॉलो करेंगे लोकसभा में, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम राज्यसभा में फॉलो करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग क्या होता है? रिमोट वोटिंग वो होता है जैसे कि एक मैकेनिज्म है, अगर इलेक्टर्स जो है किसी लोकेशन से वोट कर रहा है अदर देन पोलिंग स्टेशन। ठीक है। जो भी पोलिंग स्टेशन, मान लीजिए मेरे को मेरे एरिया में कोई पोलिंग स्टेशन है, मुझे वहाँ से वोट करना है, बट हम जो है कहीं और लोकेशन से वोट कर रहे हैं टू देयर रजिस्टर्ड, जिसमें हम रजिस्टर्ड, सॉरी, जो मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मेरी रजिस्टर्ड मतलब जिस रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मेरा नाम है, मैं वहाँ से वोट ना करके किसी और लोकेशन से वोट कर रही हूँ, उसको हम रिमोट वोटिंग करते हैं। ठीक है। और इधर विद इन द कंट्री और इवन अब्रॉड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिमोट वोटिंग करते हैं। बट सिंपल मतलब है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट ना करके हम कहीं और जाके वोट कर रहे हैं, भले वो हमारी कंट्री के अंदर हो, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर अब्रॉड में हो, तो दैट इज कॉल्ड रिमोट वोटिंग। तो वोटिंग राइट्स जो है एनआरआई के लिए वो 2011 में इंट्रोड्यूस किए गए थे आरपीए एक्ट में अमेंड करके। और सेक्शन 20A ऑफ द एक्ट ने बोला कि ओवरसीज एनआरआईज को उन्होंने बोला ओवरसीज इलेक्टर्स है तो उनको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा अपनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट कास्ट करने के लिए। ये नहीं कि आप जो है दूसरों से वोट कास्ट करवा रहे हो, आपको खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो रिमोट वोटिंग का सिंपल मतलब है कि आप जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट ना करके कहीं और से वोट कर रहे हो, किसी और लोकेशन से वोट कर रहे हो, उसको हम रिमोट वोटिंग बोलते हैं। अब अदर मैकेनिज्म्स भी हैं वोटिंग के, जैसे कि प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग जो है 2003 में इंट्रोड्यूस की गई। वो किस लिए इंट्रोड्यूस की कि जो भी हमारे सर्विस वोटर्स हैं जो हमारे यहाँ नहीं रह रहे हैं, जैसे बीएसएफ हो गए, सीआरपीएफ हो गए, सीआईएसएफ हो गए, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स हो गए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स हैं इनके लिए जो है प्रॉक्सी वोटिंग दी गई। तो इनमें बोला गया कि जो भी रजिस्टर्ड इलेक्टर है वो अपनी वोटिंग पावर किसी और को दे सकता है और वो बोल सकता है कि तुम जाके हमारे बिहाफ में वोट कर दो। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई आर्म्ड रजिस्टर्ड फोर्सेज में हूँ तो मैं बोलूँगी कि मैं किसी पर्सन को बोलूँगी कि तुम जाके मेरे बिहाफ में एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन के वोटिंग दे दो। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सी वोटिंग, मतलब हम दूसरे से वोट दिलवा रहे हैं। फिर आते
आते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है कि बैलेट पेपर जो है वो जनरली आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन से, जैसे कि बैलेट पेपर आपको ईमेल या फिर पोस्ट ईमेल से आपको भेजा जाएगा। सर्विस वोटर्स, जो भी सर्विस वोटर्स, ये भी सर्विस वोटर्स को अवेलेबल है, जो भी सर्विस वोटर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए, जो भी पीपल प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है, स्पेशल वोटर्स सच एस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये सारे लोग जो है इनको हमको ETPBS वोटिंग अवेलेबल है। इसमें बैलेट पेपर जो है ईमेल से आपको भेजा जाएगा, फिर आपको वोट करना पड़ेगा और उस बैलेट पेपर को आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा जाएगा। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। हम आते हैं पोस्टल बैलेट फॉर एनआरआईज। तो एनआरआईज के लिए पहले नहीं दिया गया था, जैसा कि हमने देखा। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने अभी बोला है कि ETPVs को जो है हम एनआरआईज को भी दे, बीइंग कंटेम्पलेटेड। तो इलेक्शन कमीशन अभी अगर बात करें तो एनआरआईज कैसे वोट करते हैं, एनआरआईज को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तभी वोट कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अभी तक सिटीजनशिप किसी और कंट्री की नहीं एक्वायर की है। तो वो जो है रिस्पेक्टिव पोलिंग बूथ्स पे जाएंगे, जहाँ पे उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे जाके उनको वोट करना पड़ेगा, फिजिकली उनको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो दैट इज पोस्टल बैलेट फॉर एनआरआईज। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। रिमोट वोटिंग क्या होता है, प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, एंड व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एंड व्हाट आर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नाउ लेट्स कम टू अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। अब इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, दैट यू नो। ठीक है, तो आर्टिकल 324 के अंदर तो कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, और उन्होंने बोला कि हमको सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट करनी चाहिए, जो हमारे रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने में। ठीक है, तो जैसे हमारे UPSC के मेंबर होते हैं, बाकी और के मेंबर होते हैं, SC के होते हैं, STs के होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनमें जो है एक कमिटी है जो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए। तो सेम एज इट इज़ उन्होंने बोला कि हमारे इलेक्शन कमीशन को भी के लिए भी एक कमिटी होनी चाहिए। तो मोर अबाउट न्यूज़ अगर बात करें तो बिल ने बोला कि हमको अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन का, उसको फिर से चेंज करना चाहिए, और मैंडेट दैट दे शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। से उन्होंने बोला कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कोई भी जॉब के लिए अवेलेबल नहीं होगा। उन्होंने बोला मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, जो कि PM अपॉइंट करें, लेड पैनल, PM लेड पैनल जो है वो अपॉइंट करेगी। उन्होंने बोला फिक्स्ड टर्म ईयर्स कर दो 6 ईयर्स, और रीजनल कमिश्नर्स का जो टर्म है वो 3 ईयर्स फिक्स कर दो फ्रॉम द डेट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट्स। ओके, सो दिस इज द बिल जो अभी इंट्रोड्यूस किया है। अब प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो ये मेंबर जो है, प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो जो भी मिनिस्टर है उनके अलावा कोई बिल पेश कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे, मिनिस्टर के अलावा, राइट। तो ये जो है इंट्रोड्यूस और डिस्कस सिर्फ फ्राइडे के दिन होता है, और इसका जो चेयरमैन जो है राज्यसभा में मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं, या स्पीकर लोकसभा में। जनरली इनका जो एक्सेप्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज गवर्नमेंट के मेंबर नहीं, मिनिस्टर्स नहीं होते, इसलिए अलग से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इनका एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता ज़्यादा जल्दी। अगर हम बात करें तो कोई भी प्राइवेट मेंबर, नो प्राइवेट मेंबर बिल जो है अभी तक एक्ट नहीं बना है 1970 के बाद। ठीक है, तो 1970 से अगर बात करें तो अभी तक 2023 तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है एक्ट नहीं बना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट मेंबर बिल। नाउ लेट्स कम टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बताया, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे कि कितनी होगी। टेन्योर अगर बात करें तो 6 ईयर्स है, और एज 65 ईयर्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट यू नो, अंडर आर्टिकल 324। सर्विस कंडीशन की बात करें तो सेम हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है। इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर जो है वो रिमूव नहीं किए जा सकते प्रेसिडेंट के द्वारा, एक्सेप्ट अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। फंक्शन आपको पता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके लिए। अब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पहले ऐसा नहीं था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स है। पहले क्या था कि सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे, उन्हीं को हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते थे। फिर 16 अक्टूबर 1989 और 1 जनवरी 1990 के बीच 3 मेंबर बॉडी बनी। फिर 2 जनवरी टू 30 सितंबर तक अगर बात करें तो ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। फिर 1 अक्टूबर 1993 से हमने फॉलो किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स कम टू द सोशल डेमोक्रेसी।
सोशल डेमोक्रेसी की बात करें तो नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन मॉडल जो है और सोशल डेमोक्रेसी का वो डिस्कशन में है बिकॉज ऑफ स्वीडन। अभी रीसेंट इलेक्शन हुआ है स्वीडन में। तो सोशल डेमोक्रेसी की बात करें तो सोशल डेमोक्रेसी जो है जनरली कैपिटलिज्म से थोड़ी अलग होती है। सोशल डेमोक्रेसी की बात, कैपिटलिज्म की बात करें तो कैपिटलिज्म आपको पता है कि हमेशा वो किस पे फेवर करते हैं, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फेवर करते हैं। ठीक है, आपका पर्सन का क्या हो रहा है, आपकी कम्युनिटी का क्या हो रहा है, दैट डजंट मीन, उनको सिर्फ है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म। बट अगर सोशलिज्म की बात करें तो वो जनरली अपना प्रॉफिट को थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं, बट सोशली जो पीपल है उनका वेलफेयर होना चाहिए, वो अच्छे से रहने चाहिए, उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स लॉन्च करना चाहिए। तो मतलब सोशलिज्म जो है पूरी तरह कैपिटलिज्म से अलग है। बट सोशल डेमोक्रेसी की अगर बात करें, ये आइडियोलॉजी है जो प्रमोट करती है इगैलिटेरियनिज्म विद इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में मान लीजिए आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो कर रहे हो, बट आप जो है उसी कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो है अपने पीपल, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, जो सोशली जो पीपल है, जो बहुत पुअरेस्ट क्लास पीपल है, वीकर सेक्शन पीपल है, उनको भी आप मोटिवेट कर रहे हो, उनको लिए भी आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो सोशलिज्म में आ जाता है। ओके, अब इक्वालिटी की अगर बात करें तो सोशल डेमोक्रेट्स जो है वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी जनरेट करता है विद इन सोसाइटी में। ऑब्वियसली कैपिटलिज्म की अगर बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, रिच जो है रिचर बनते जा रहे हैं, पुअर जो है पुअरर बनते जा रहे हैं। बट सोशलिज्म में अगर बात करें तो दोनों को मिला के चलते हैं और ये इक्वालिटी सोसाइटी में लाते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिच जो रिचर पीपल है उनसे उनको टैक्स ज़्यादा करते हैं, और उसके बाद जो है वही जो टैक्स किया हुआ मनी है दैट शुड बी यूज्ड इन वेयर सोशली सेक्टर्स स्कीम्स जो है उसमें यूज़ करते हैं ग्रेटर इक्वालिटी अचीव करने के लिए। इवोल्यूशन वर्सेस रिवॉल्यूशन की बात करें तो हमारा जो सोशल डेमोक्रेसी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन मैथड। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट, अनलाइक मार्क्सिस्ट अगर बात करें, सोशल डेमोक्रेट्स ने बोला कि हमको इवोल्यूशन करना चाहिए ना कि रिवॉल्यूशन। ठीक है, दो वो मॉडल प्रमोट करें जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को दोनों को कंबाइन करके हेल्प करे और हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाए और सोसाइटी में हेल्प करे, सोसाइटी हमारी आगे बढ़ पाए। यूनिवर्सल सर्विसेज की बात करें तो मॉडर्न सोशल डेमोक्रेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सर्विसेज प्रमोट करता है। हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, दैट इज़ अ मोस्ट फेवर सोशल स्कीम्स। यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो गई, ये सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सल सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल डेमोक्रेसी। अब नॉर्डिक मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी की बात करें तो वो सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक सिस्टम को दोनों को इंक्लूड करके बना है, जो कि नॉर्डिक कंट्रीज ने अपॉइंट किया। नॉर्डिक कंट्रीज आपको पता है जो बाल्टिक सी को सराउंड करती है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, दीज आर द कंट्रीज जो हमारी बाल्टिक सी के पास है। एंड दिस मॉडल वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि कंट्रीज जो है एक सिग्निफिकेंट आउटकम्स अचीव कर सके, लाइक पार्टिसिपेशन जो हो रहा है ट्रेड में, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, लो लेवल इनइक्वालिटी हो, ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन हो। तो फीचर्स अगर बात करें सोशल डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो पहली चीज़ हमको रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिव इंस्टीट्यूशन में रिलायंस होना चाहिए, जहाँ पे पावर जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरह इंश्योर्ड हो कि आपकी पावर ये है, आपकी पावर ये है, आपकी पावर ये है। तो आप लोग जो है अपने अपने सिस्टम में अपने अपने पावर जितनी दी गई है उस हिसाब से वर्क कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम्स आप लॉन्च करें सोशल सर्विसेज प्रमोट करने के लिए, और लेबर मार्केट सिस्टम को प्रमोट करें। ठीक है, लेबर यूनियन को ज़्यादा बोलने की वो दे, एम्प्लॉयर एसोसिएशन को ज़्यादा दे, वेज नेगोशिएशन कर सके, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल डेमोक्रेसी। ओके, नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बात करें तो एसोसिएशन ऑफ ए आशियान इलेक्शन अथॉरिटीज़, एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ, ये जब बॉडी बनी थी इलेक्ट्रोल इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी जो बनी थी, तो इंडिया जो है बहुत इंडिया जो है फाउंडर मेंबर था इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंडिया की इलेक्शन बॉडी है, वो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी की फाउंडर मेंबर थी ऑफ ए। इंडिया जो है अभी इलेक्ट हुए हैं एज अ न्यू चेयरमैन फॉर ऑफ द ए, मतलब एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में, कि जो भी एशियन रीजन है, नॉन पार्टीसनशिप फोरम है एशियन रीजन का, जो कि ओपन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को प्रमोट करता है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है, दैट इज़ द बॉडी। फिर आते हैं रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 111 नॉन पार्टीशन जो पॉलिटिकल रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो रजिस्टर्ड तो होती है बट अनरिकग्नाइज्ड है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज नहीं किया है। तो 111 नॉन एग्जिस्टेंट पार्टीज जो है लिस्ट से अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हटाया है। और
ठीक है। अब रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टी की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि वो बॉडी रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी वो बॉडी होती है जिन्होंने जो रजिस्टर तो हुई है बट अभी तक कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया है उन्होंने। दूसरी चीज़ न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी भी हमारी इसी में आती है। और पार्टीज जिन्होंने किसी भी जो भी इलेक्शन हुआ है तो उन्होंने सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर नहीं किए हैं तो वो भी पार्टीज जो है रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज में आती हैं। तो आपको एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो रजिस्टर कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बट उनके पास ये पावर नहीं है कि वो डी रजिस्टर करे पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनके पास पावर ये नहीं है कि डी रजिस्टर करे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बिकॉज ये जो अप्रूवल है वो अभी भी गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के उसमें पेंडिंग है कि गवर्नमेंट अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिए हैं। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इशूज़ जो है, मैंडेटरी कंप्लाइंस है पार्टीज़ के लिए, वो सारी चीज़ें देखता है, बट डी रजिस्टर करने की उनके पास वो नहीं है। Okay, so this is registered unrecognized political party. Now let's come to election symbols reservation and allotment order 1968. तो इलेक्शन सिंबल ये ऑर्डर 1968, ये ऑर्डर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि कौन सा ग्रुप जो है रिप्रेजेंटेटिव है एज अ रिकग्नाइज नेशनल पार्टी और एज अ स्टेट पार्टी। अगर राइवलरी अराइज हो जाए, मान लीजिए एक पार्टी है नेशनल पार्टी, उन दोनों के बीच में अगर राइवलरी हो गई, किसी दो पार्टी के बीच, किसी एक पार्टी के मेंबर्स के बीच में राइवलरी हो गई, तो किसको आप सिंबल दोगे, किसको आप नहीं दोगे, तो वो सारी चीज़ें जो है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर्स के अंदर बताई गई हैं। अब उन्होंने बोला है कि अगर राइवलरी अराइज हो गई पार्टी में तो डिसीजन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बाइंडिंग होगा। मतलब जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगी कि भैया ये नेशनल पार्टी है, हम इसी को सिंबल देंगे, तो वो जो डिसीजन है वो बाइंडिंग हो जाएगा। स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ पार्टी अगर बात करें, हैड टू रजिस्टर इटसेल्फ एज अ सेपरेट पार्टी। ठीक है, जो भी पार्टी जो भी स्प्लिट हुई है, मान लीजिए कोई पार्टी है, उस पार्टी से दूसरी पार्टी बन गई, स्प्लिट हो गई, तो उसको जो है अपने आप को सेपरेट पार्टी रजिस्टर करना पड़ेगा और वो क्लेम करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि हमको सिंबल दीजिए नेशनल और स्टेटस पार्टी का। ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तभी उसको नेशनल और स्टेट पार्टी का स्टेटस देंगे जब वो किसी परफॉर्मेंस पे अपना परफॉर्मेंस अच्छा प्रोवाइड करेगी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। ओके, तो दैट इज स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ पार्टी। अगर रजिस्टर्ड पार्टी है बट अनरिकग्नाइज्ड पार्टी में स्प्लिट हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगी कि आप अपने ही हिसाब से या पार्टी के जो भी राइवलरीज इश्यूज हैं उसको सॉल्व करिए या फिर आप अप्रोच करिए कोर्ट में। इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्प्यूट डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ पार्टी डेलीगेट्स ऑफिस बियरर्स एमपी एमएलएज हैव सपोर्टेड वन ऑफ द फैक्शन। ठीक है, तो दैट इज इलेक्शन सिंबल एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन फाइनल होगा कि किस पार्टी को वो नेशनल पार्टी और स्टेटस देंगे, किस पार्टी को नहीं देंगे, कौन सी पार्टी को वो करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। नाउ लेट्स कम टू कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सीट्स। तो आपको पता है जनरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसमें बोला है कि एक कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही इलेक्शन के लिए लड़ सकता है। ठीक है, वो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया है। तो रिसेंटली ये इसलिए है कि क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि हम आरपीए एक्ट 1951 को अमेंड करेंगे और बोलेंगे कि एक पर्सन जो है वो मोर देन एक सीट से ज़्यादा के लिए कंटेस्ट इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब एक सीट के लिए ही कंटेस्ट करेगा और उसी सीट में बैठेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को देखा गया है कि वो वैकेट कर देते हैं सीट, 2 सीट्स के लिए लड़ते हैं, फिर एक सीट्स को वैकेंट करते हैं और फिर उसके बाद बाईपोल इलेक्शंस के लिए फेवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे ठीक है, तो एज़ पर सेक्शन 33 ऑफ आरपीए एक्ट 1 कैंडिडेट जो है सिर्फ मैक्सिमम 2 सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है। दिनेश गोस्वामी कमेटी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि इसको एक सीट करिए, एक ही सीट से एक कैंडिडेट लड़ सकता है। ओके, एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है नोडल एजेंसी है हमारे गवर्नमेंट की, जो हमारे सारे इश्यूज़ जो है इलेक्शन कमीशन के उससे डील करती है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट्स की अगर बात करें तो टेंडर वोट्स होता है, चैलेंजिंग वोट होता है, टेस्ट वोट होता है। अब टेंडर वोट की बात करें अगर तो ये तब यूज़ होता है जब पर्सन जो है अपने आप को रजिस्टर करा हो एज अ पर्टिकुलर इलेक्टर। मतलब मान लीजिए मैं पर्सन हूँ, मैं अपने आप को पर्टिकुलर इलेक्टर की तरह रजिस्टर किया है कि मैं जो है वोट करूँगी आफ्टर अनदर पर्सन हैज़ ऑलरेडी वोटेड एज सच इलेक्टर। मतलब मैंने बोला है कि मैं वोट करूँगी बट मेरे उसमें कोई और पर्सन ने ही सेम वोट कर दिया तो उसको हम बोलेंगे टेंडर वोट। देन ही शैल बी एंटाइटल टू मार्क अ टेंडर बैलेट पेपर। उसको टेंडर बैलेट पेपर दिया जाएगा सेम मैनर्स में एज मैनी अदर इलेक्टर्स। अब चैलेंज वोट
वोट की बात करें तो ये जो है ये प्रोसेस है जहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट जो पोलिंग बूथ पे बैठे रहते हैं, जो पोलिंग स्टेशन पे बैठे रहते हैं, जो ठीक है पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको वो क्या करेंगे, वो चैलेंज करेंगे कि ये जो इनकी आइडेंटिटी है, मान लीजिए मैं वोट करने गई तो वहाँ पे अगर पोलिंग ऑफिसर बैठा है, कोई पोलिंग एजेंट बैठा है और मैंने कुछ फेक आईडी, कुछ फॉल्सिफाइंग आइडेंटिटी लेकर गई, तो वो चैलेंज करेगा कि भाई इनकी तो ये जो इलेक्टर है ये फॉल्सिफाई कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को, तो इसलिए उसको चैलेंज करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड चैलेंज वोट। टेस्ट वोट की बात करें तो कोई भी वोटर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और पेपर ट्रायल पे ये बोलता है कि मेरा रिकॉर्ड जो है, मैंने जो वोट दिया वो पब्लिश नहीं हुआ, वो करेक्टली अच्छे से नहीं गया, तो उसको जो है टेस्ट वोट दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है टेस्ट वोट। ओके, तो व्हाट आर चैलेंज व्हाट इज चैलेंज्ड वोट, व्हाट इज टेंडर वोट एंड व्हाट इज टेस्ट वोट। टेस्ट वोट मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हमारा जो वोट था वो ठीक से नहीं हुआ, तो उसको जो है टेस्ट वोट दिया जाएगा। चैलेंज वोट जब पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग एजेंट बैठे रहते हैं वो हमको चैलेंज करेंगे कि इसकी आइडेंटिटी ठीक नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड चैलेंज वोट। टेंडर वोट वो होता है कि आपको टेंडर बैलेट पेपर दिया जाएगा, अगर सेम मैनर में जैसे कि अगर कोई पर्सन जो है ऑलरेडी वोट कर दिया हो सच इलेक्टर, तो इसलिए जो है आपको टेंडर वोट दिया जाएगा। तो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोटर्स। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है लीगल अमेंडमेंट किए उन्होंने, आरपीआई एक्ट 1950 एंड मॉडिफिकेशन करने की बात की रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 में। उन्होंने बोला कि कुछ चेंजेस लाने हैं कि जो भी 17 ईयर्स के पर्सन हो गए, 17 ईयर्स के एज के हो गए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल में अपना नाम रजिस्टर करने के लिए कि 18 साल में वो फिर वोट कर सकें। इलेक्टोरल रोल जो है अपडेट किया जाएगा हर क्वार्टर में, और जो भी एलिजिबल यंगस्टर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर में कि आप जैसे ही क्वालिफाई होंगे 18 साल में वोट कर सकते हैं। ऑप्शनल है कि आप आधार लिंक करवाएं या नहीं करवाएं, दैट इज़ ऑप्शनल। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स मतलब आप 17 साल के हुए, तो जो भी 17 साल के हो चुके हों वो अपने वोटर लिस्ट में एनरोल हो सकते हैं। आते हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 2 कमिटी बनाई है अंडर द नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन। ये जो सब कमिटी है ये हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, जो हमारे डिसेबल पर्सन होते हैं, वो कैसे ईजीली इलेक्शन प्रोसेस इलेक्टर्स ईजिली वोट दे सकते हैं उनके लिए बनाया गया है। ये जनरली PWDs का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस में बनाया गया है एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो चेयरपर्सन होंगे कमिटी के। मीटिंग जो है बाई एनुअली होगी और एज डिसाइडेड बाई चेयर, एंड टाइम पीरियड जो होगा 2 साल होगा, एंड और अंटिल ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर इज प्रपोज, जब तक कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं आ जाता तब तक टाइम पीरियड 2 साल होगा। So this is called National Advisory Committee on Accessible Election. Okay, so this is the end of election part. I will start important legislatures and bills tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.